तो आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक एक नियम संबंधित कुछ प्रश्न हम देखेंगे। तो पहले समझना पड़ेगा कि एक एक नियम क्या है। आइए जानते हैं एक एक नियम। देखिए क्या होता है, गणित बहुत सारे जब हम गणित हल करते हैं तो उसमें एक अवधारणा होती है। कई बार हमारे पास कुछ वस्तुओं के मान दिए होते हैं, कुछ वस्तुओं के मान दिए हैं, और जब हम आगे गणित करना चाहते हैं तो हमें फिर से कुछ नई वस्तुओं के मान निकालने होते हैं। तो उस प्रक्रिया में हमेशा हमें क्या करना पड़ता है, एक का मान निकालना पड़ता है। अगर हमने एक का मान निकाल लिया तो फिर हम किसी भी संख्या का मान निकाल सकते हैं। अगर किसी वस्तु के लिए, जैसे मात्रा अगर कुछ दी हुई, मात्रा 4 दी हुई है और 4 मात्रा के आधार पर एक मान दिया हुआ है, कोई भी मान दिया हुआ है ना, 4 पंखे का मूल्य, 4 किलो गोभी का मूल्य, 4 व्यक्ति इतना काम करते हैं इत्यादि। तो ये मान दिया है, तो उस मान में जो मात्रा दी हुई है वो मान इस मात्रा के गुणनफल के बराबर होगा। तो जो नवीन मात्रा होगी फिर उसका मान हमको निकालना है, नवीन मात्रा जो भी होगी। इसके लिए हमको एक का मान निकालना बहुत जरूरी होता है। हमने एक का मान पता कर लिया तो हम पूरा ये गणित हल कर लेते हैं। आइए कुछ उदाहरणों से समझते हैं कि ये कैसे होता है। जैसे एक सरल सा उदाहरण है, 7 पंखे का मूल्य 5,600 रुपए है। तो 3 पंखे का मूल्य क्या होगा? तो देखिए 7 पंखे का मूल्य दिया हुआ है, 3 पंखे का हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम? यदि एक पंखे का मूल्य मुझे पता चल जाए तो मैं 3 पंखे का मूल्य निकाल सकता हूं। तो कैसे करना पड़ेगा? ये देखिए 7 पंखे का मूल्य 5,600 रुपए है, तो यही लिखेंगे हम 7 पंखों का मूल्य, 7 पंखों का मूल्य कितना है? 5,600 रुपए है। अब एक पंखे का मूल्य मैंने निकाल दिया, तो एक पंखे का मूल्य, जैसे ही मैं एक पंखे का मूल्य ज्ञात करना चाहता हूं, चूंकि ये 7 पंखों का मूल्य है, इसलिए एक पंखे का मूल्य निकालने के लिए मुझे इस मान को 7 बराबर हिस्सों में बांटना पड़ेगा। तो 5,600 भागित 7, या इसको दूसरे तरीके से ऐसा भी लिखा जाता है 5,600 बटे 7। तो इन दोनों ही तरीकों के जो मान होंगे वो क्या होगा, 7 का मैं 8 बार पहाड़ा पढ़ूंगा ये आएगा, तो ये 800 रुपए होगा। एक पंखे का मूल्य मैंने ज्ञात कर लिया 800 रुपए। अब मुझे 3 पंखे का मूल्य निकालना है, तो मैं लिखूंगा यहाँ 3 पंखों का मूल्य, 3 पंखों का मूल्य। देखिए अब 3 पंखों का मूल्य क्या होगा, तो एक पंखे का जितना मूल्य है 3 पंखों का उसका 3 गुना होगा, 3 गुना अधिक होगा। इसलिए 3 पंखों का मूल्य बराबर होगा 800 गुणा 3 बराबर 2,400। तो इस तरीके से मेरे पास मान आ गया। 3 पंखों का मूल्य 2,400 रुपए है। यहां ये ध्यान देने वाली बात है कि मुझे 7 पंखे का मूल्य दिया हुआ था, मैंने एक पंखे का मूल्य निकाला और फिर 3 पंखों का मूल्य मुझे मिल गया, जो कि मेरा प्रश्न मुझे रख रहा था। तो यही एक एक नियम है। एक एक नियम में क्या है, हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको एक के मूल्य की तरफ जाना पड़ता है, और एक के इकाई का मान हमने अगर निकाल लिया तो फिर उसके बाद जितने भी मान होंगे उसके गुणात्मक मान में निकाला जा सकता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि इन चीजों में हमेशा हमें तर्क करना है। यहाँ पर गुणा होता है, यहाँ पर भाग होता है, ऐसा मत कीजिए। तर्क लगाना है कि यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं एक का मान निकाल पाऊंगा। तो एक चीज। दूसरा, हमेशा ये इकाई बराबर होगी। इस तरफ की एक इकाई होगी और इस तरफ की एक इकाई होगी। जैसे ये रुपए 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 तो सब कुछ रुपए में आया, पंखे 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 तो सब कुछ पंखे में आया। आइए एक दूसरा गणित हल करके देखते हैं। 25 जार में 3000 लीटर पानी आता है, 600 लीटर पानी के लिए मुझे कितने जार लगेंगे, ये मेरा प्रश्न है, मान लीजिए। अब इस प्रश्न में देखिए क्या हो रहा है। पहला चीज, जैसा भी मैंने पहले हल किया मैं वैसे का वैसा हल करके देखता हूं। एक 25 जार में कितना पानी आता है? 3000 लीटर पानी। तो एक जार में मैंने ये निकाल लिया, तो एक जार में कितना हो जाएगा? 3000 को मुझे 25 हिस्सों में बांटना पड़ेगा, भागित 25 करूंगा, बराबर ये हो जाएगा 25 से कम 25 और 5 बचेगा, 25 दूने 50 और 0 का 0, तो 120 लीटर पानी आएगा। अब यदि मैंने यहां लिख दिया 600 लीटर पानी के लिए, ऐसे मैंने लिख दिया कितने जार लगेंगे, तो पहले वाले में हमने क्या किया था, यहां जो मान आया था
उसको इसके साथ, एक के साथ हमने इसमें गुणा कर दिया था। तो क्या मैं 600 के साथ 120 का गुणा कर दूं? ऐसे में उत्तर गलत आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ लीटर कह रहा है और अभी तक हम इस इकाई की बात कर रहे थे, जार की। हमारा लीटर इस तरफ है, तो ये प्रश्न इस तरीके से नहीं बनेगा। तो ये किस तरीके से बनेगा? यदि इस तरफ से हमको बनाने की जरूरत है, जो हमारा डिमांडिंग है 3000 लीटर पानी आता है, एक 25 जार में। तो 1 लीटर पानी के लिए कितने जार की आवश्यकता होगी? 1 लीटर पानी के लिए कितने जार की आवश्यकता है? 1 लीटर पानी कितने में आएगा? अब यहां पर देखिए 25 जार है 3000 लीटर पानी। तो मैं यहां 1 लीटर के लिए जब जार की संख्या निकालता हूं तो मैं 3000 बटे 25 नहीं कर सकता, क्योंकि 3000 बटे 25 करने से लीटर में पानी निकलेगा, जार की संख्या नहीं निकलेगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 25 बटे 3000 करना पड़ेगा। क्यों ऐसा करना पड़ रहा है? इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है, ये 3000 लीटर पानी है, मैं 1 लीटर पानी के लिए जार का निकालना चाह रहा हूं, कितना जार लगेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 3000 हिस्से करने पड़ेंगे, तब 1 लीटर का निकलेगा। 3000 लीटर है, इसको जब हम 3000 हिस्से करेंगे तो 1 लीटर का निकलेगा। इसलिए 25 जार को भी 3000 हिस्से करने पड़ेंगे, या 3000 से हमको भाग देना पड़ेगा। तो हमेशा हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 लीटर का मान जब हम निकालते हैं तो ये जो मान है उसमें इस मान का हमको भाग देना पड़ता है, क्योंकि हम इस मान का 1 लीटर निकाल रहे हैं, इस मान का इकाई मान निकाल रहे हैं। तो इसलिए इतना हो जाएगा। फिर अब यहां पर मैं कह सकता हूं कि 600 लीटर पानी के लिए, अब देखिए अब मेरे इकाई सब बराबर हो गए। यहाँ लीटर आया, लीटर आया, लीटर आया, और यहाँ जार आया, ये भी जार की संख्या निकल रही है। और अगला जो भी निकालूंगा मैं 600 लीटर पानी के लिए, तो वो भी जार की संख्या होगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 600 गुणा 25 बटे 3000 ऐसा करना पड़ेगा। और ऐसा करूंगा जब मैं, तो पहले तो ये दोनों जीरो कर जाएगा, और 6 एकम 6 पंचे 30 और 5 एकम 5 पच्चे 25, जार की संख्या आ गई 5 जार लगेंगे। क्या लगेंगे? कितने जार लगेंगे? 5 जार लगेंगे। यहां से भी यही मान निकाला जा सकता था। जब मैं 600 लीटर पानी आया तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा? ये देखिए 120 लीटर पानी आता है, फिर से इसको बनाना पड़ेगा। 120 लीटर पानी आता है एक जार में, 120 लीटर पानी आता है एक जार में। तो जार की संख्या निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? 600 लीटर पानी को 120 से भाग देना पड़ेगा, तो बराबर आ जाएगा इसमें भी 5। तो 5 जार यहां से भी निकल सकता था, लेकिन एक ही नियम लगाते समय हम इकाई एक साथ रखेंगे, ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अगर हम इस तरीके से लॉजिक लगाएं तो हमें ये समझ में आता है। तो एक ही नियम लगाने के लिए हमेशा लॉजिक पर ही फोकस करना है। हमारा तर्क एकदम सही होना चाहिए, हमारे मात्रक एक तरफ, इकाई एक तरफ होने चाहिए। जैसे यहां पर किसी काम को 5 लोग 14 दिन में पूरा करते हैं, 7 व्यक्ति इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए अब अगर मैं यही सवाल एक ही नियम के आधार पर मैं बना रहा हूं तो मैं कैसे बनाऊंगा? 5 लोग एक काम को कितने दिन में पूरा करते हैं? 14 दिन में पूरा करते हैं। तो एक व्यक्ति इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? अब यहीं पर तर्क होता है। देखिए अभी इसके पहले जो मैं हल कर रहा था उसमें क्या करता था, मैं इस संख्या से यहां की संख्या को भाग दे देता था। अगर आप पिछले दोनों गणित को वापस देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस संख्या से इस संख्या को भाग देता था। तो कभी कभी हमारे बच्चों के मन में ये बैठ जाता है कि हाँ इसको ऐसे करना है, 5 का 1 का निकालना है तो इससे भाग दे दो। यही गड़बड़ी है। हमेशा गणित तर्क की कसौटी पर बनता है, इसके लिए कुछ ऐसा शॉर्टकट नहीं होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए 5 लोग एक काम को 14 दिन में करते हैं। अब यदि देखा जाए 5 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5, और एक काम को करने के लिए ये भी 14 दिन लेता है, ये भी 14 दिन लेता है, ये भी 14 दिन लेता है, ये भी 14 दिन, ये भी 14, ये सब मिलकर उस काम को 14 दिन में पूरा कर रहे हैं। मतलब क्या होगा? इन सब का काम जुड़ रहा है। तो यदि हम एक व्यक्ति का काम निकालें तो एक व्यक्ति के काम में क्या होगा? इस 5 का 14 से गुणा करना पड़ेगा, तब एक व्यक्ति का काम निकलेगा। क्योंकि 5 लोग हर कोई 14 दिन में काम किया। अब यदि व्यक्ति एक बच गया तो उसे इसका भी काम करना पड़ेगा, 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 इसके भी काम करने पड़ेंगे। अब एक दिन में तो सबके काम नहीं कर सकता है, एक दिन में वो अपना ही काम कर सकता है। तो
उस काम को पूरा, इस व्यक्ति के काम को पूरा करने के लिए 14 दिन लगाएगा, फिर इस व्यक्ति के काम को पूरा करने के लिए 14 दिन लगाएगा। तो ये पूरे के पूरे पांचों व्यक्ति के काम को उतने ज्यादा दिन में पूरा करता है। तो क्या हो गया, इसलिए आएगा 5 गुणा 14, 14 14 14 14 14, 5 गुणा 14 बराबर हो गया 70। 70 दिन लगेंगे एक व्यक्ति को इस काम को करने में। अब 7 व्यक्ति जब इस काम को करेंगे, तो देखिए इसके पहले क्या करते थे हम, एक की तुलना में 7 गुना है, इसलिए 7 का गुणा करते थे। लेकिन यही तो तर्क है, 7 व्यक्ति जब काम करेंगे, एक व्यक्ति जब काम कर रहा था तो वो पूरे सबके काम को कर रहा था, लेकिन वही काम को 7 व्यक्ति करने लगेंगे तो सबकी हिस्सेदारी बढ़ गई। तो अब की बार यहाँ इसका गुणा नहीं होगा, 70 का 7 से गुणा नहीं होगा, बल्कि ये बंटवारा हो जाएगा। 7 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, तो 70 दिन को हम 7 से भाग देंगे और हमारा आएगा 10 दिन। तो ये सही उत्तर ये होगा। इसीलिए एक ही नियम में हमेशा लॉजिक हमारा एकदम सिंपल सही होना चाहिए, अवधारणा हमारा स्पष्ट होना चाहिए, हम जो तर्क लगा रहे हैं वो स्पष्ट होना चाहिए कि एक व्यक्ति की तुलना में 7 व्यक्ति उस काम को कर रहे हैं। यहाँ गुणा नहीं हो रहा है, बल्कि 7 हिस्सों में वो काम बट जा रहा है, तो इसलिए इसका 10 दिन होगा। तो कई बार हमारे बच्चे जब इस प्रकार के सवाल को हल करते हैं तो वो यही लॉजिक लगाते हैं, यहाँ भाग बना है, यहाँ गुणा करता है, तो इस तरीके से उत्तर उनका गलत आता है। हमेशा आपका तर्क स्पष्ट होना चाहिए जब आप एक एक नियम पर काम करते हैं। तो ऐसे ही कुछ और सवाल एक एक नियम से संबंधित हम बनाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ सवालों पर बात करूंगा। आपके पास भी ऐसा कोई एक एक नियम का प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करिए ताकि वो एक एक नियम से संबंधित सवालों को जान सकें। थैंक यू।